नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल फैक्ट ऑफ एक्स के कार्यक्रम समान अध्ययन में। हमारा आज का विषय है भौतिक भूगोल। इस वीडियो में हम लाए हैं 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये सभी प्रश्न कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और आगे इनके पुनः पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। इसके ऑप्शंस हैं ए बुध, बी मंगल, सी शुक्र या डी शनि। आप हमारे साथ साथ अपना जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी शुक्र। शुक्र ग्रह सूर्य से दूरी के क्रम में दूसरा ग्रह है। सभी ग्रहों में यह सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। इसे पृथ्वी की बहन के रूप में भी जाना जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडल होने के कारण सर्वाधिक तापक्रम भी इसी ग्रह पर पाया जाता है। शुक्र ग्रह को ही शाम का तारा और सुबह का तारा भी कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पल्सर होते हैं। इसके ऑप्शंस हैं ए तेजी से घूमने वाले तारे, बी पृथ्वी की ओर आ रहे तारे, सी पृथ्वी से दूर जा रहे तारे या डी उच्च तापमान वाले तारे। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए तेजी से घूमने वाले तारे। पल्सर तेजी से घूमने वाले तारे हैं। यह एक उच्च चुंबक की घूर्णन करने वाला न्यूट्रॉन तारा है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण उत्सर्जित करता है। तेजी से घूमने के कारण ही इसका नाम पल्सर पड़ा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि कोई सितारा सूर्य से बड़ा है किंतु उससे दुगुना बड़ा नहीं है तो वह किस में परिवर्तित हो जाता है? इसके ऑप्शंस हैं ए मैक्सिमा, बी पल्सर, सी एवेंजर या डी डिस्कवर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी पल्सर में। यदि तारा लगभग सूर्य के आकार का है या उससे छोटा है तो वह श्वेत बौने तारे में परिवर्तित हो जाएगा। यदि तारा सूर्य से बड़ा है लेकिन सूर्य से दुगना आकार का नहीं है तो वह न्यूट्रॉन तारे या पल्सर तारे में परिवर्तित हो जाएगा। यदि तारा सूर्य से कई गुना बड़ा है तो वह ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अधिकांश भूपर्पटी किस सेल से बनी हैं? इसके ऑप्शंस हैं ए कायांतरित, बी अवसादी, सी कार्बोनेट या डी अग्नेय। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी अग्नेय से। पृथ्वी की रचना मुख्य रूप से अग्नेय चट्टान के एक बहुत बड़े समूह और अवसादी चट्टान के अत्यंत पतले पृष्ठावरण धातु से हुई है। अग्नेय चट्टानों का निर्माण मैग्मा के ठोस रूप में जम जाने के कारण हुआ है जो आंशिक रूप से पिघली या गर्म पिघली हुई चट्टान का एक रूप है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस देश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? इसके ऑप्शंस हैं ए नेपाल, बी चीन, सी म्यांमार या डी बांग्लादेश। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए नेपाल से। कर्क रेखा अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, मैक्सिको, बहामास, मॉरिटेनिया, माली आदि देशों से गुजरती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट ऑफ एक्स को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय है। इसके ऑप्शंस हैं ए भौमजल, बी तालाब, सी ग्लेशियर या डी झीलें। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी ग्लेशियर। सागर पृथ्वी पर उपस्थित सबसे बड़ा जलाशय या जल का स्रोत है। पृथ्वी पर उपस्थित कुल जल का लगभग 97.3% जल सागर में पाया जाता है।
पृथ्वी पर उपस्थित कुल जल का केवल 2.8% जल ताजा जल है। पृथ्वी पर विद्यमान कुल ताजे जल का 3/4 जल ग्लेशियर के रूप में जमा हुआ है। इस प्रकार ग्लेशियर पृथ्वी का दूसरा सबसे बड़ा जलाशय है और पृथ्वी पर ताजे जल का सबसे बड़ा जलाशय है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पृथ्वी की सबसे पतली परत है। इसके ऑप्शंस हैं ए मेंटल, बी क्रस्ट, सी आउटर कोर या डी इनर कोर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी क्रस्ट। पृथ्वी को 4 मुख्य परतों बाएं सतह पर ठोस भूपर्पटी, आवरण मेंटल, बाह्य केंद्रीय भाग और आंतरिक केंद्रीय भाग में विभाजित किया जाता है। इनमें से आवरण मेंटल सबसे मोटी परत है। यह भूपर्पटी के समाप्त होने से आरंभ होकर लगभग 2890 किलोमीटर तक फैली हुई है, जबकि भूपर्पटी सबसे पतली परत है। भूपर्पटी गहराई में 5 से 70 किलोमीटर तक फैली हुई है और यह बाह्य परत है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। पृथ्वी से ऊपर के 4 क्षेत्रों में से सबसे कम ऊंचाई किसकी है? इसके ऑप्शंस हैं ए मेसोस्फियर, बी थर्मोस्फियर, सी स्ट्रेटोस्फियर या डी ट्रोपोस्फियर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी ट्रोपोस्फियर। पृथ्वी के ऊपर के 4 क्षेत्रों में से सबसे कम ऊंचाई ट्रोपोस्फियर की है। इसकी ऊंचाई विषुवत रेखा पर 16 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर 8 किलोमीटर है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपस में जुड़े द्वीप समूह को क्या कहते हैं? इसके ऑप्शंस हैं ए आर्किपिलागो, बी प्रायद्वीप, सी जलडमरूमध्य या डी लैगून। इस प्रश्न का सही जवाब है आर्किपिलागो। आर्किपिलागो को कभी कभी द्वीप समूह या द्वीप श्रृंखला कहते हैं। यह एक श्रृंखला, समूह या द्वीपों का समुच्चय है। इंडोनेशिया, जापान, फिलीपींस, न्यूजीलैंड, मालदीव, बहामास, ग्रीस, हवाई और अजोर प्रसिद्ध आर्किपिलागो के उदाहरण हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। झीलों के अध्ययन को कहा जाता है? इसके ऑप्शंस हैं ए टोपोलॉजी, बी हाइड्रोलॉजी, सी पोमोलॉजी या डी लिम्नोलॉजी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी लिम्नोलॉजी। झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहा जाता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी कहां पाए जाते हैं? इसके ऑप्शंस हैं ए यूरोप, बी अफ्रीका, सी प्रशांत महासागर या डी दक्षिण अमेरिका। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी प्रशांत महासागर में। पृथ्वी के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी प्रशांत महासागर में फैले असंख्य द्वीपों पर पाए जाते हैं। विश्व के ज्वालामुखियों का लगभग 2/3 भाग प्रशांत महासागर के दोनों तटीय भागों, द्वीपों तथा समुद्री द्वीपों के सहारे पाया जाता है। ज्वालामुखी की इस श्रृंखला को प्रशांत महासागर का ज्वालावृत्त कहते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आभासी वृक्ष रहित विरल वनस्पति कहां पाई जाती है? इसके ऑप्शंस हैं ए टैगा, बी टुंड्रा, सी अल्पाइन या डी छप्पराल। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी टुंड्रा में। उत्तरी ध्रुव की जलवायु का मुख्य लक्षण यह है कि वहां शीत ऋतु का समय काल लंबा तथा अधिक अंधकारमय होता है। अत्यधिक ठंड पड़ती है तथा तापमान निम्न रहता है। वर्षा कम होती है तथा मृदा की परतें पूरे वर्ष बर्फ से ढकी रहती हैं। इन विषम परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप वहां पेड़ पौधे तथा वनस्पतियां बहुत कम पाई जाती हैं। गर्मी के महीनों में यहाँ झाड़ियाँ, शैवाल और काई पाए जाते हैं। उत्तरी ध्रुव की जलवायु में पाई जाने वाली वनस्पतियों को टुंड्रा कहा जाता है। अब बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है,
सदाबहार किस्म के वन कहाँ पाए जाते हैं? इसके ऑप्शंस हैं ए भूमध्य सागरीय क्षेत्र, बी भूमध्य रेखीय क्षेत्र, सी मरु क्षेत्र या डी उपरोक्त सभी में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। सदाबहार वन ऐसे वन हैं जिनके संपूर्ण या मुख्यतः सभी पेड़ हरे होते हैं और उनकी पत्तियां पूरे वर्ष हरी रहती हैं। ऐसे वन क्षेत्र मुख्यतः विषुवत क्षेत्र और उष्णकटिबंधीय बंदों के मध्य पाए जाते हैं। इनकी पत्तियां चौड़ी होती हैं। इसके अलावा ऐसे वन शीतोष्ण कटिबंध और उत्तरी अक्षांशों में शंकुधारी सदाबहार वन के रूप में पाए जाते हैं। तनाव के कारण भूपर्पटी पर बनने वाले पर्वत को कहा जाता है? इसके ऑप्शंस हैं ए तरुण वलित पर्वत, बी जीर्ण वलित पर्वत, सी लैकोलित पर्वत या डी ब्लॉक पर्वत या भ्रांसोत्थ पर्वत। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी ब्लॉक या भ्रांसोत्थ पर्वत। तनाव के कारण भूपर्पटी पर बनने वाले पर्वत को ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। तनाव मूलक बल के कारण भ्रांस उत्पन्न होता है। ब्लॉक पर्वत का एक भाग अवनत और दबा हुआ होता है, इसलिए पर्वत का शेष भाग आसपास के वातावरण में स्पष्ट रूप से ऊंचाई पर दिखाई देता है। इस प्रकार निर्मित संरचना को ब्लॉक पर्वत और अवनत भाग को रिफ्ट घाटी कहा जाता है। अब बढ़ते हैं अपने आज के अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कोयले की किस्म नहीं है? इसके ऑप्शंस हैं ए डोलामाइट, बी लिग्नाइट, सी ब्यूटिमिन या डी पिट। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए डोलामाइट। डोलामाइट सामान्य चट्टान का निर्माण करने वाला एक खनिज है। यह एक रासायनिक संयोजन के साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम और कार्बोनेट से युक्त एक खनिज है। यह अवसादी चट्टान का प्राथमिक घटक है जिसे डोलोस्टोन के रूप में जाना जाता है। यह कायांतरित चट्टान का द्वितीयक घटक है जिसे डोलोमिटिक मार्बल के रूप में जाना जाता है। मैग्नीशियम के उत्पादन के लिए पिजियोन प्रक्रिया में डोलामाइट का प्रयोग किया जाता है। अब बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। काली मिट्टी और किस नाम से जानी जाती है? इसके ऑप्शंस हैं ए खादर मिट्टी, बी रेगुर मिट्टी, सी बांगर मिट्टी या डी कछारी मिट्टी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी रेगुर मिट्टी। काली मृदा को प्रायः रेगुर के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है, लेकिन जिन क्षेत्रों में यह मृदा पाई जाती है उन क्षेत्रों में परंपरागत रूप से कपास का उत्पादन अधिक होने के कारण इस मृदा को सामान्यतः काली कपासी मृदा के रूप में जाना जाता है। यह मृदा अधिकांश गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक के आंतरिक भागों और मध्य प्रदेश के दक्कन के लावा पठार और मालवा के पठार में पाई जाती है। निम्नलिखित में से सबसे अधिक वायु वेग होता है? इसके ऑप्शंस हैं ए चक्रवात, बी प्रभंजन ह्यूरिकेन, सी टाइफून या डी टॉर्नेडो। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी टॉर्नेडो में। केंद्र में कम दाब की स्थापना होने पर बाहर की ओर दाब बढ़ता जाता है। इस अवस्था में हवाएं बाहर से भीतर की ओर चलती हैं। इसे ही चक्रवात कहा जाता है। चक्रवात में वायु चलने की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत एवं दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के दिशा में होती है। टॉर्नेडो, हरिकेन एवं टाइफून चक्रवात के उदाहरण हैं। टॉर्नेडो सबसे अधिक वायु वेग होता है। यह भयंकर अल्पकालीन तूफान है। ऑस्ट्रेलिया एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मिसिसिपी इलाकों में इस तूफान को टॉर्नेडो कहा जाता है। यह जल एवं स्थल दोनों में उत्पन्न होता है। इनमें स्थलीय हवाओं का वेग 325 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है,
उष्णकटिबंधीय घास स्थल को कहते हैं? इसके ऑप्शंस हैं ए पंपास, बी सवाना, सी लानास या डी वेल्ड। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी सवाना। उष्णकटिबंधीय घास स्थल को सवाना कहते हैं। लंबी और मोटी घास यहाँ की विशेष प्रकार की वनस्पति है। यहाँ घास 3 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ जाती है। इन घास भूमियों में सिंह, चीता और शेर जैसे मांसाहारी जीव बड़ी संख्या में रहते हैं। ये मांसाहारी जीव शाकाहारी जीवों को मारकर खाते हैं, इसलिए इन घास भूमियों को शिकार भूमि के नाम से भी जाना जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न पर चलने से पहले हमारे चैनल फैक्ट ऑफ एक्ट्स को लाइक और हमारे चैनल फैक्ट ऑफ एक्ट्स को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मृदा अपरदन को किससे रोका जा सकता है? इसके ऑप्शंस हैं ए वनस्पति हटाकर, बी अतिचरण द्वारा, सी वन रोपण द्वारा या डी पक्षियों की संख्या बढ़ाकर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी वन रोपण द्वारा। वर्षा द्वारा मिट्टी के बह जाने या वायु द्वारा मिट्टी के अपरदन होने की प्रक्रिया मृदा अपरदन कहलाती है। वन रोपण या पेड़ पौधे लगाकर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, क्योंकि पेड़ पौधों की जड़ें मृदा को मजबूती से जकड़े रहती हैं। इस प्रकार अत्यधिक पेड़ पौधे लगाकर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, क्योंकि पेड़ पौधों की जड़ें मृदा को कटने या बहने नहीं देती हैं। पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? इसके ऑप्शंस हैं ए एंडीज पर्वतमाला, बी मध्य अटलांटिक कटक, सी पश्चिमी कॉर्डिलेरा या डी हिमालय पर्वतमाला। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए एंडीज पर्वतमाला। एंडीज संसार की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जिसकी लंबाई 7000 किलोमीटर है। यह पर्वत श्रृंखला दक्षिणी अमेरिका के उत्तर से दक्षिण में 7 देशों वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना के अलावा इस महाद्वीप के पश्चिमी तट तक फैला हुआ है। एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? इसके ऑप्शंस हैं ए डोवर जलडमरू मध्य, बी बेरिंग जलडमरू मध्य, सी बांस जलडमरू मध्य या डी कुक जलडमरू मध्य। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी बेरिंग जलडमरू मध्य। बेरिंग जलडमरू मध्य के द्वारा उत्तरी अमेरिका और एशिया, रूस को पृथक किया जाता है। यह जलडमरू मध्य कर्नाटक सर्कल, माफ कीजिएगा, यह जलडमरू मध्य आर्कटिक सर्कल के दक्षिण में स्थित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सुपरनोवा क्या है? इसके ऑप्शंस हैं ए पुच्छल तारा, बी ब्लैक होल, सी विस्फोटी तारा या डी ग्रहिका। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी विस्फोटी तारा। आकाशगंगा के घूर्णन से ब्रह्मांड में विद्यमान गैसों के परस्पर गुरुत्वाकर्षण के कारण उनके केंद्र में नाभ की संलयन शुरू होता है और हाइड्रोजन के हीलियम में बदलने की प्रक्रिया से तारा का जन्म होता है। केंद्र का हाइड्रोजन समाप्त होने के कारण ही नियम में बदलाव जारी रहता है। फिर हीलियम कार्बन में और कार्बन लोहा में परिवर्तित होने लगता है। इसके फलस्वरूप तारे में तीव्र विस्फोट होता है, जिसे सुपरनोवा कहते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हिमनद का पिघलना सागर का जल स्तर बढ़ने से जुड़ी हुई एक सामान्य घटना है। हिमनद अधिकतर पाए जाते हैं। इसके ऑप्शंस हैं ए ग्रीनलैंड में, बी हिमालय में, सी उत्तरी ध्रुव में
या डी दक्षिणी ध्रुव में? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी दक्षिणी ध्रुव में। हालांकि हिमनद हिमालय और आर्कटिक क्षेत्र में भी पाए जाते हैं, लेकिन सागर के जल स्तर में बदलाव मुख्यतः अंटार्कटिका के हिमनदों के पिघलने से संबंधित है। उत्तरी ध्रुव आर्कटिक में पानी पर बर्फ तैरती है, इसलिए जब यह बर्फ पिघलती है तब वह समुद्र स्तर में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं करती है। लेकिन दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित है, जहां केवल बर्फ है। यदि यहां बर्फ पिघलती है तो इससे समुद्री जल स्तर में वृद्धि होगी। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। बराबर अंतरालों पर उसी ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं। इसके ऑप्शंस हैं ए हैस्यूअर, बी कंटूर, सी आइसोम या डी स्पॉट हाइट। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी कंटूर। बराबर अंतरालों पर उसी ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाओं को समोच्च रेखा या कंटूर कहा जाता है। भूगोल के क्षेत्र में समोच्च रेखा समान ऊंचाई वाले स्थानों को जोड़ती है। इस संदर्भ में ऊंचाई का आकलन समुद्र तल से किया जाता है। अब बढ़ते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, समय के संदर्भ में जीएमटी का पूर्ण रूप है। इसके ऑप्शंस हैं ए जनरल मेरिडियाना टाइम, बी ग्लोबल मीन टाइम, सी ग्रीनविच मीन टाइम या डी ग्लोबल मेरिडियाना टाइम। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी ग्रीनविच मीन टाइम। जीएमटी का अर्थ ग्रीनविच मीन टाइम होता है। इंग्लैंड के निकट शून्य देशांतर पर स्थित ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को प्राइम मेरिडियन या शून्य देशांतर कहते हैं। इसी देशांतर रेखा के समय को सभी देश मानक समय मानते हैं। यह ग्रेट ब्रिटेन का मानक समय है। इसी को ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल फैक्ट ऑफ एक्ट्स को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।